नमस्कार, मैं राशि स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। आप सबका कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मैकियावेली के बारे में और ये है BA तृतीय वर्ष की पुस्तक। विश्व के प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के तहत आते हैं। मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों का जनक माना जाता है। सबसे पहले हम इनका एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। मैकियावेली का जन्म 1469 ईस्वी में फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। यानी कि इटली में एक जगह है फ्लोरेंस, वहाँ पर मैकियावेली का जन्म हुआ था। मैकियावेली ने जो प्रमुख रचनाएं लिखी थी, उनकी प्रमुख रचनाओं में द प्रिंस है, वो उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और इसमें उनके जो प्रमुख राजनीतिक विचार हैं वो उनके इसी में हमें देखने को मिलते हैं। इस पुस्तक की बात करें तो 1513 ईस्वी में ये लिखी गई थी और 1532 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा भी मैकियावेली ने कुछ पुस्तकों की रचना की थी जो कि प्रसिद्ध है। उनमें डिस्कोर्सेस, इसके अलावा द आर्ट ऑफ वॉर, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। चूँकि वो फ्लोरेंस के निवासी थे इसलिए उन्होंने जो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस जो पुस्तक लिखी थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जहाँ तक अध्ययन पद्धति की बात करें मैकियावेली की, तो मैकियावेली की अध्ययन पद्धति जो है ऐतिहासिक, पर्यवेक्षणात्मक और यथार्थवादी और वैज्ञानिक पद्धति थी। अर्थात उन्होंने दर्शन या अंधविश्वास का प्रयोग नहीं किया अपने अध्ययन पद्धति में, बल्कि वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक थे और यथार्थ में किस तरह से राजनीतिक परिस्थितियाँ कार्य करती हैं, किस तरह से राजनीति को कोई तथ्य प्रभावित करता है। और इसलिए इस आधार पर उन्होंने इतिहास के संदर्भ में पर्यवेक्षण करते हुए जो दृष्टि उन्होंने अपनाई है, जो पद्धति उन्होंने अपनाई है, वो उनकी पद्धति यथार्थवादी और वैज्ञानिक मानी जाती है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन की चूंकि जनक की भी संज्ञा दी जाती है। मैकियावेली के बारे में बात करें तो ड्यूक ऑफ सीजर जो थे ड्यूक ऑफ सीजर बोर्जिया ने मैकियावेली को प्रिंस लिखने की प्रेरणा दी थी। तब मैकियावेली ने इसके अंतर्गत बोर्जिया को आदर्श राज्य के रूप में चित्रित किया है। और चूँकि बोर्जिया उस समय एक राज्य था, ड्यूक ऑफ सीजर थे बोर्जिया के, उन्होंने प्रिंस के रूप में मैकियावेली को पुस्तक लिखने की प्रेरणा दी थी। और फिर उन्होंने जो पुस्तक लिखी और जिसमें राजा के आदर्श गुण और आदर्श राज्य के बारे में बताया, वो उन्हें ड्यूक ऑफ सीजर से प्रभावित थे और बोर्जिया को उन्होंने आदर्श के राज्य के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। और चूँकि जब इटली के जो फ्लोरेंस नगर में मैकियावेली पैदा हुए थे, उसमें यूरोप में धार्मिक प्रभुत्व का मध्ययुगीन जो सिद्धांत था वो लगभग दम तोड़ चुका था। चूँकि पूर्ण रूप से धार्मिक थे, चर्च को सर्वश्रेय मानते थे जो धार्मिक विचारक थे, तो मैकियावेली के आते आते वो जो प्रभुसत्ता थी चर्च की और जो धर्म की, वो खत्म हो रही थी और अरस्तु का जो खोया हुआ दर्शन था वो प्रकाश में आ रहा था। उसी प्रभाव में ये देखा जाता है कि राजनीतिक समाज का अस्तित्व आत्मनिर्भर है तथा उसके कायम रखने के लिए चर्च या किसी संस्था के संरक्षण की जरूरत नहीं है। यानी कि चर्च का महत्व कम हो गया था और ये अनुभव किया जाने लगा था कि चर्च अपने आप में पूर्ण नहीं है और चर्च के बिना भी राज्य का कार्य संचालित किया जा सकता है। तो इस युग में जब मैकियावेली का जन्म हुआ और उन्होंने एक नए सिद्धांत, एक व्यवहारिक राजनीति का जन्म उन्होंने दिया, इसलिए गेटेल ने उन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक भी कहा है। आगे हम मैकियावेली के विचारों के बारे में चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि मैकियावेली के जो प्रमुख विचार थे उनमें सर्वप्रथम ये माना जाता है कि वो अपने युग के शिशु थे, यानी कि जो पुनर्जागरण के दूत थे। अपने युग के शिशु का तात्पर्य उन्होंने जो रचनाएं लिखी है, उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो अपने युग की परिस्थितियों का वैज्ञानिक तरीके से न केवल उन्होंने विश्लेषण किया, अपितु उनमें जो समस्याएं थी उस समय, उन समस्याओं का भी उन्होंने एक विश्लेषणात्मक समाधान प्रस्तुत किया है कि किस तरह से किन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो युग के जो समय, मैकियावेली के समय जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों में किस तरह के सर्वश्रेष्ठ राज्य की व्यवस्था की जा सकती है और राजा को किस तरह से एक आदर्श, एक अच्छा राजा बनकर प्रस्तुत किया जा सकता है, इस तरह से मैकियावेली ने अपने राजनीतिक विचारों में अभिव्यक्ति दी है। इसलिए उन्हें अपने युग का शिशु कहा जाता है। उनके जो विचार थे वो तात्कालिक परिस्थितियों से प्रभावित थे। इसलिए मैकियावेली को बहुत प्रतिभा संपन्न माना जाता है। डनिंग ने उनके बारे में कहा था कि ये प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था।
जोन्स ने मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिष्य कहा है। इसका हम अर्थ समझ सकते हैं कि मैं उनके जो मैकियावेली पर उनके युग की परिस्थितियों का जो प्रभाव पड़ा था, वो प्रभाव भी उन्होंने समकालीन परिस्थितियों का वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया और उनके समाधान प्रस्तुत करके युद्ध की तात्कालीन जो युग की तात्कालीन परिस्थितियाँ थी उनमें अपने विचार व्यक्त किए। उन्हीं परिस्थितियों को अधिक श्रेष्ठ बनाने की उन्होंने कोशिश की है। सेबाई ने माना था कि इटली को जितना अधिक मैकियावेली जानता था उतना अधिक कोई और नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने उसके माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से इटली की जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी उनका व्यापक रूप से विश्लेषण किया और उनके लिए समाधान प्रस्तुत किए थे। मैकियावेली ने जो अपने विचार रखे थे उनमें कुछ बातों का विशेष प्रभाव पड़ा था। उनमें यह था कि जो पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था धार्मिक धर्मांधता के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, और जो ईसाई धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने की जो राज्य को चर्च के संरक्षण में मानने की जो प्रवृत्ति थी, उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, पुनर्जागरण आंदोलन, उसका मैकियावेली के विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा जो शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हो रही थी, उसमें मैकियावेली ने देखा था कि शक्तिशाली जो निरंकुश राजतंत्र है वो अधिक श्रेष्ठता के साथ अपना शासन स्थापित कर रहे हैं। इटली में जो राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विभाजन तथा दूरदर्शिता हो रही थी, मैकियावेली चाहते थे कि इटली में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे वो एक सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में निकल कर विश्व के सामने आए। जो राजनीतिक दृष्टि से जो विभाजन है, जो देश की दूरदर्शिता हो रही है, उससे मैकियावेली इटली को बचाना चाहते थे। साथ ही इटली समाज में जो दूरदर्शा थी, लोग जो एक तरह से धूर्त, लालची और इस तरह से उनकी प्रवृत्ति थी, तो उस समाज की दूरदर्शा को दूर करना चाहते थे और इसी संदर्भ में उन्होंने प्रिंस की भी रचना की थी। मैकियावेली के बाद में बात करें तो उन्होंने जो है ईसाई जो मध्य युग था, ईसाई धर्म का बोलबाला चूँकि उस समय बना हुआ था, बिशप, चर्च के बिशप, पादरी लोगों को यही पाठ पढ़ाते थे कि भगवान आपकी अंगुली से मनुष्य का भाग्य लिखता है और मनुष्य खुद कुछ नहीं कर सकता है। तो मैकियावेली ने उनके खिलाफ आधुनिक युग में विज्ञान की जो आश्चर्यजनक जो प्रगति थी, धर्म में धर्म के अंधविश्वास को जो तोड़ था, उस वैज्ञानिक प्रगति ने उस अंधविश्वास को तोड़ डाला था और लोगों के ऊपर जो धर्म गुरुओं का प्रभाव था वो कम हो गया था। और मैकियावेली की रचनाओं में भी हमें यही देखने को मिलते हैं। इसलिए उन्हें आधुनिक युग का प्रथम चिंतक कहा जाता है। उनका मानना था कि जो भाग्य है वो नारी के समान है और पुरुष या शासक को उस भाग्य को अपने कब्जे में रखना चाहिए। उनका प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य को भाग्य के वश में नहीं रहना चाहिए, धर्म या किसी भी अंधविश्वास के वश में नहीं रहना चाहिए, बल्कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है, इसलिए उसे भाग्य को अपने वश में रखना चाहिए। चूँकि मैकियावेली अरस्तु या प्लेटो की तरह कोई राजनीतिक दार्शनिक तो थे नहीं, वह एक राजमर्मज्ञ थे, विचारक थे राजनीति के, और इसी रूप में उन्होंने फ्रांस, जर्मनी व रोम के कई राज्यों में एक राजदूत रहने का उन्हें अवसर मिला था और उसी से उनके तरीके उन्होंने सीखे। इटली में, फ्रांस में गए, जर्मनी में गए, रोम में गए, तो वहाँ से उन्होंने राजनीति के विभिन्न जो पाठ थे वहाँ पढ़े और उनके जो राजनीति के तरीके थे उन्हें सीखे और उसी आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, प्रिंस, जो व्यवहारिक राजनीति के एक बहुत बड़े ग्रंथ के रूप में मानी जाती है। और इन रचनाओं में उन्होंने व्यवहारिक और जो वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उनका व्यापक विश्लेषण कर शासक को सुझाव दिए हैं कि वह जो प्रिंस में मैकियावेली ने जो विचार प्रस्तुत किए उन विचारों पर चलकर वह कोई भी राजा एक विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य बना सकता है। और यहाँ हम देखते हैं कि इसी तरीके से राजमर्मज्ञ हमारे देश में भी हुए थे, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। और वो उन्होंने जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक में भी उन्होंने राजा को व्यवहारिक राजनीति की सीख दी है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से एक राजा है उसे एक श्रेष्ठ बना जा सकता है और किस तरह से उसे पड़ोसी देशों के साथ और विदेशों के साथ संपर्क स्थापित करके विदेशों के साथ नीति बनाकर उस नीति का पालन कर वो अपने देश, राज्य, समाज का किस तरह से विकास कर सकता है। तो जिस तरह से कौटिल्य एक कला विशेषज्ञ थे, राज्य के कला विशेषज्ञ थे, उसी तरह से मैकियावेली को भी कह सकते हैं कि वो तत्कालिक परिस्थितियों में इटली के समाज को श्रेष्ठ बनाना चाहते थे, इटली राज्य को श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कुछ व्यवहारिक और वैज्ञानिक सुझाव राजा को दिए हैं, जिसके माध्यम से राजा है वो अधिक श्रेष्ठता के साथ कार्य करते हुए
अपने युग का वो कार्य कर सकता है, अपने राज्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए कोशिश कर सकता है। चूँकि हमने देखा कि जो मध्य युग में ईसाई धर्म का बोलबाला था और धर्मगुरु ने अंधविश्वास के माध्यम से लोगों को जो विज्ञान की प्रगति थी उस अंधविश्वास इतना फैला रखा था कि लोग एक तरीके से अंधभक्त होकर चर्च के कार्य करते थे। लेकिन जो विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ा और विज्ञान ने कुछ ऐसी खोज की, ऐसी प्रवृत्तियां विकसित हुई जिसके माध्यम से लोगों को ये समझ में आने लगा कि धर्म है वो सिर्फ अंधविश्वास है, और उस विज्ञान ने धर्म के अंधविश्वास को तोड़ दिया। तो इस संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक हुए थे, जैसे कि गैलीलियो थे इटली में, कोपरनिकस पोलैंड में हुए थे। तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो दुनिया है वो चपटी नहीं है वरन गोल है, और सूरज नहीं वरन दुनिया सूरज के चारों ओर चक्कर काट रही है। जो उन्होंने ईसाई धर्म में ये था, ये लोगों को माइंडसेट किया हुआ था कि दुनिया है वो उसके चारों ओर पृथ्वी के है, उसी के चार वो शक्ति का केंद्र है, और सूरज और जितने भी ग्रह हैं वो सब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते हैं, और ईश्वर जो है पृथ्वी का संचालन करता है। तो इन जो वैज्ञानिक खोज जैसे गैलीलियो, कोपरनिकस, उन्होंने ये सिद्ध किया कि वास्तव में दुनिया का केंद्र पृथ्वी नहीं है बल्कि सूरज है, और सब सूरज के चक्कर काट रहे हैं। न्यूटन हुए थे इंग्लैंड में, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम ढूंढे, मशीनों से उत्पादन शैली बदल गई। इसका प्रभाव है जो व्यवहारिक जीवन पर भी होने लगा। अब जो नया साहित्य, नई नई ललित कलाएं विकसित होकर आई जिनमें चर्च की प्रधानता नहीं थी, और उनमें साहित्य में और जो ललित कलाएं आई वो बिल्कुल मौलिक थी, कलात्मक थी। तो चूँकि जब ये लहर चल रही थी, सुधार की लहर, ये जिसे हम पुनर्जागरण की लहर कह सकते हैं, ये लहर सर्वप्रथम कहाँ आई थी? इटली में आई थी। इटली में आई थी, इसलिए मैकियावेली को, और वहीं से इटली में ही नवजागरण की जो ये शुरुआत हुई, और यह लहर मैकियावेली के विचारों में भी हमें देखने को मिलती है। मैकियावेली ने उन्हीं जो पुनर्जागरण के जो विचार समाज में उठ रहे थे इटली के समाज में, और उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर मैकियावेली ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसलिए मैकियावेली को नवजागरण का या अपने युग का शिशु कहा जाता है, क्योंकि उनके सारे विचार तात्कालिक परिस्थितियों की देन है। उन्हीं परिस्थितियों में रहकर ही उन्होंने अपने विचार विकसित किए हैं। उनकी बात करें मैकियावेली की नवजागरण के शिशु के रूप में, तो उनके जो विचारों की विशेषताएं थी वो ये थी कि उन्होंने मध्य युग के जो सार्वभौमिकवाद था उसको अस्वीकार किया है। मध्य युग का सार्वभौम ये कहता है कि ईश्वर ही श्रेष्ठ है और ईश्वर ही सबके ईश्वर के अधीन सब हैं। और ये जो सार्वभौमवाद है वो इसका अर्थ है कि ईसाई जितने भी विश्व के ईसाई हैं वो सब भाई भाई हैं, और पोप है वो सबके पापा हैं, यानी कि पोप ही सर्वश्रेष्ठ है, वो सबके पापा हैं, सब ईसाई भाई भाई हैं। मैकियावेली ने रोमन लोगों को जगाया व संदेश दिया कि रोमन लोगों को खोया व गौरव स्थापित करना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि उनके जो राजनीतिक सिद्धांत है मैकियावेली में, तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता के भाव दिखाई देते हैं। धर्मनिरपेक्षता इसलिए क्योंकि उन्होंने जो राजनीति को है वो धर्म से, चर्च से मुक्त करने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि ईसाई धर्म ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, पोप ही सबके पापा नहीं है, बल्कि और भी धर्म है। तो हम सबसे पहले जो पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता, वो पाश्चात्य दर्शन में, मैकियावेली के दर्शन में, राजनीतिक दर्शन में देखने को मिलता है। यही उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना भी हमें देखने को मिलती है। राष्ट्रवाद का जो रूप था जो मैकियावेली ने प्रस्तुत किया है, वो चाहते थे कि जो रोमन लोग हैं, जो इटली के लोग हैं, जो अपना जो प्रभु सत्ता थी, वो जो उनका स्वाभिमान था वो खो चुके हैं। तो वो उस स्वाभिमान को, उस प्रभु सत्ता को, और रोमन लोगों का जो गौरव था वो उसको स्थापित करना चाहते थे। तो यहाँ हम उनकी राष्ट्रीयता के भाव भी देखते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता के भाव मैकियावेली ने प्रस्तुत किए हैं। आगे हम देखें मध्य युग में जो अंधविश्वास था, इसलिए धर्म और राजनीति को इस तरह लपेटा गया था कि धर्म हावी हो गया था। इन राजनीति और धर्म को एक दूसरे से लपेट दिया गया था। चर्च को ईश्वर का एक माध्यम माना गया था, और पोप का ईश्वर का दूत माना गया था। यथा राजा जो भी कार्य करता है वो पोप के परामर्श से करता है, क्योंकि वो ईश्वर का दूत है। तो इस तरह से राजनीति को धर्म के माध्यम से लपेट लिया गया था। इससे क्या है, समाज को हानि हो रही थी और धर्मगुरुओं का जो प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो मैकियावेली ने देखा कि ये कि राष्ट्र के लिए, इटली के लिए उचित नहीं है, इससे इटली का जो है पतन हो रहा है, वो गर्त में जा रही है। इसलिए उन्होंने धर्म और राजनीति को अलग कर दिया।
लौकिकवाद की स्थापना की। और लौकिकवाद का तात्पर्य उन्होंने ये कहा कि ये संसार में ही सब कुछ है, संसार से परे ईश्वर का स्थान या ईश्वर का कोई चर्च ईश्वर का कोई प्रतीक नहीं है। राजा ही इस देश जो रोम है उसका प्रधान राजा है। तो उन्होंने लौकिकवाद का स्थापना किया। तो यहाँ हमने देखा कि वो धर्मनिरपेक्षवाद उन्होंने की प्रवृत्ति मैकियावेली के दर्शन में देखने को मिलती है। आगे हम देख सकते हैं कि उन्हें अपने युग का शिशु इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मध्य युग में जो धार्मिक अंधविश्वास के कारण मनुष्य अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रहा था, वह भगवान को ही अपना भाग्य समझ रहा था। और चूँकि चर्च है वो ही ईश्वर का प्रतीक था, वो ईश्वर का माध्यम था और उसी के माध्यम से व्यक्तियों को अपना कार्य करना पड़ रहा था। इसलिए मनुष्य तो अपने आप में भगवान और भाग्य का खिलौना मात्र बन गया था। वो उसको वही सब करना था जो उसको अनुमति दी जाती थी तो उसको कहा जाता था। तो उसका जो स्वयं की सोच, स्वयं की प्रवृत्ति और खुद की जो पहचान थी वो खो चुका था। वो सिर्फ एक साधन मात्र बनकर रह गया था और वो अपना जो चिंतन है मनुष्य के रूप में वो नहीं कर पा रहा था और अपना भाग्य स्वयं नहीं सिद्ध कर पा रहा था कि उसे क्या करना है। वो एक धर्म के माध्यम से बंधा हुआ था। इससे जो मैकियावेली थे वो उससे सहमत नहीं थे। इसलिए उनका मानना था कि मनुष्य है वो अपने भाग्य का निर्माता खुद है, उसे अपने भाग्य पर पूरा कब्जा होना चाहिए। और मनुष्य को चूँकि वह अपना भाग्य स्वयं लिखता है और उस भाग्य को स्वयं लिखने के कारण उसके लिए उसी को उत्तरदायी माना जाएगा, मनुष्य को ही। ईश्वर या भगवान को इसके लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता उसके कार्यों के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने मानववाद की स्थापना की है। मैकियावेली ने मानववाद की किस रूप में कि मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, उसका अपने भाग्य पर पूरा कब्जा है, वो किसी के माध्यम से संचालित नहीं होता है, वो अपना संचालक स्वयं है। इस रूप में मैकियावेली को अपने युग का शिशु माना जाता है। उनके जो भी विचार हैं वो तत्कालिक परिस्थितियों से उभर कर सामने आए हैं। वो इटली को एक महान राष्ट्र बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लोगों में जो खोया हुआ सम्मान था उसको वापस लाने की उन्होंने कोशिश की। इसलिए कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको श्रेष्ठ बनाने की उन्होंने कोशिश की और उसके माध्यम से वो राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्ष और मानववाद जैसे शब्दों का उन्होंने स्थापना की। और इटली को वो विश्व में एक वैज्ञानिक और जो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति को अपनाते हुए अपने राजनीतिक दर्शन में, अपने राजनीतिक विचारों में इटली को एक श्रेष्ठ राज्य बनाने का उनका पूरा प्रावधान, उनका पूरा जोर ये इसी पर था कि इटली है वापस अपने खोए सम्मान को प्राप्त करे और लोग हैं वो वापस अपने जो उनके वास्तविक स्वरूप हैं, जो अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है, वो अपने आप को पहचाने और एक आदर्श नागरिक के रूप में इटली में वो रहें और इटली विश्व का नेतृत्व करें। धन्यवाद।